दीवानापन एपिसोड 143। अबागा सारांश स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट राइट। सारांश ने उसके होठों को वापस से किस करते हुए कहा, एवरीथिंग इज राइट, डोंट वरी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर आशी कुछ कहती, लेकिन उससे पहले ही उसे सारांश की बाहों में कुछ अलग ही फीलिंग आई, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी चुप रही और सारांश के उस किसिंग को फील करने लगी। किस करते ही उनकी वो रात बीत गई। इधर दूसरी तरफ अगली सुबह का वक्त था और जन्नत की आंख फोन रिंग से टूटी। उसने चिढ़ते हुए अपने साइड में हाथ घुमाया तो बेड का दूसरा साइड खाली था। वो अपनी आंखें आखिर में खोली और खुद से बोली, अभी कुछ घंटे पहले ही मैं सोई थी। रिधा ने मुझे सारी रात परेशान किया और अब सुबह सुबह इस फोन रिंगन ने मेरी नींद तोड़ दी। पता नहीं कौन होगा। ये कहते हुए वो फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन उठाए, लेकिन नंबर देखते ही उसकी सारी नींद गायब हो गई। वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बेड पर उठकर बैठ गई, लेकिन उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। उसने तुरंत खुद को ब्लैंकेट से कवर किया। वो अभी भी बिना कपड़ों के ही थी। उसने आसपास देखा, रूम में या फिर वॉशरूम में रिधान नहीं था, जिसे देखकर जन्नत ने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड रिधान यहाँ पर नहीं है, वरना इस कॉल को देखकर वो जरूर भड़क जाते। ये कहते हुए उसने तुरंत कॉल पिक किया और धीरे से बोली, मैंने मना किया था ना कि तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तो फिर तुमने कॉल क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि मेरे हस्बैंड को तुम्हारा कॉल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर मेरा तुमसे बात करना ही पसंद नहीं है, तो फिर तुम क्यों हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? नेक्स्ट टाइम से मुझे कॉल बिल्कुल भी मत करना। तभी उधर से आवाज आई, तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो जन्नत। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम उस रिधान के लिए मुझसे ऐसी बात करोगी। ये सुनकर जन्नत ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पता है मैं काफी ज्यादा अलग साउंड कर रही होगी, लेकिन क्या करूं, मैंने रिधान को एक्सेप्ट कर लिया है। वही मेरे हस्बैंड है और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं उनसे प्यार करती हूं, इसलिए अब हर कोई मेरे लिए अनजान ही है। और वैसे भी मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो मेरी दोस्त है और मैं अपना काम शुरू करने वाली हूं। बस एक बार में वापस मुंबई आ जाओ। तभी उधर से आवाज आए, ऑलराइट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसके जवाब में जन्नत अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही दरवाजा खुला और रिधान अंदर की तरफ आया। रिधान को देखते ही जन्नत की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। उसने झट से अपना फोन बिना कट किया और तकिए के नीचे डाल दिया और हड़बड़ी के साथ बोली, रिधान आप कहाँ चले गए थे? रिधान अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? कुछ देर पहले तो तुमने मुझे यही कहकर रोक दिया था कि तुम्हें नींद आ रही है। ये सुनते ही जन्नत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली मैं सोने जा रही थी, पैर दर्द की वजह से नींद ही नहीं आए और मुझे अभी पेन किलर की जरूरत है। क्या मुझे आप पेन किलर दे सकते हैं? ये सुनकर रिधान उसे ध्यान से देखने लगा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। रिधान को जवाब ना देते देखकर जन्नत को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। वो वापस से बोली, रिधान क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे पेन किलर चाहिए, वाकई आपने मुझे रात भर बहुत परेशान किया है, मुझे सच में पेन किलर की जरूरत है। तभी रिधान ने ड्रॉ खोला और उसमें से एक पेन किलर निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, टेक इट। ये सुनकर जन्नत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेडिसिन लेने को हुई, लेकिन तभी रिधान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये देखकर जन्नत अपनी भौहें चढ़ाकर बोली, व्हाट हैपन? इसके जवाब में रिधान उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सुबह सुबह ही मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? ये सुनते ही जन्नत को कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में बोली, रिधान ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे कुछ समझा। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने रिधान की नज़रों को नोटिस किया और जब उसने अपनी अपर बॉडी पर उसकी नज़रों को पाया तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। वो तुरंत जोर से चिल्लाते हुए ब्लैंकेट को खुद के ऊपर कवर करते हुए बोली, रिधान आप एक नंबर के बेशर्म इंसान हैं। आपको शर्म नहीं आती मुझे ऐसे घूरते हुए? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सारी रात वैसे भी आपने मुझे परेशान किया और सुबह सुबह आपकी नज़र फिर से गंदी हो गई। ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुराया और बोला, वैसे सारी रात तो वाकई मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है और जिस तरह से तुम मेरा नाम लेकर चिल्ला रही थी वो आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। क्यों ना हम सुबह सुबह भी ट्राई करें? वैसे भी मैंने सुना है सुबह ये सब कुछ करने में अलग ही मजा आता है। ये कहकर वो उसकी तरफ आने लगा तो जन्नत तुरंत ब्लैंकेट को खुद के ऊपर कवर करते हुए बोली, रिधान चले जाए यहाँ से, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप सच में बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत बुरे इंसान हैं। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली।
तो वही रिधान कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, ऑल राइट, मैं अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा क्योंकि अभी के लिए हम वापस मुंबई जा रहे हैं। ये सुनते ही जन्नत एक पल के लिए शॉक हो गई। उसने तुरंत ब्लैंकेट को खुद से दूर की और हैरानी के साथ बोली, व्हाट रिधान, ये आप क्या कह रहे हैं? अचानक से हम मुंबई क्यों जा रहे हैं? अभी तो हमें आए ठीक से 1 हफ्ते भी नहीं हुए। इसके जवाब में रिधान ने सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें सब पता चल जाएगा, बस तुम रेडी हो जाओ। ये कहकर वो बिना आगे कुछ भी बोले वहां से चला गया। इधर जन्नत ने नासमझी में कहा, रिधान के कहने का मतलब क्या था? मुझे क्या पता चल जाएगा और हम अचानक से मुंबई क्यों जा रहे हैं? मुझे यहाँ अभी और एंजॉय करना था। मुंबई जाऊंगी फिर से वही सब कुछ होने लगेगा। मैं थोड़ा सा रिलीफ चाहती थी पर शायद मेरी जिंदगी में रिलीफ लिखा ही नहीं है। ये सब सोचते हुए वो बेड से नीचे उतरी और लड़खड़ाते हुए सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद रिधान जन्नत को लेकर अपने प्राइवेट जेट से सीधे मुंबई के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ मुंबई, एक आलीशान से बंगले के अंदर स्टडी रूम में एक बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठा हुआ था और उस बूढ़े आदमी के सामने एक आदमी खड़ा था। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, डैड, मैंने अपना काम कर दिया है और अब बहुत जल्द वो इंसान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। वो बूढ़ा आदमी ये सुनकर गुस्से के साथ बोला, मैं कितने सालों से यही बात सुनते आ रहा हूँ। आखिर अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? वो इंसान मुझे पूरी तरह तबाह चाहिए। उस इंसान ने हमारे रिदावत खानदान के इज्जत के साथ खेला है। उसने हमारे खानदान की लड़की को भगाया है और अब मैं उसे पूरी तरह से तबाह करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। आखिर अभी और तुम्हें कितना समय चाहिए चिरंजीवी? चिरंजीव ये सुनते ही अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर बोला, डैड, आपको क्या लगता है क्या उसे हराना इतना आसान है? पहले जब वो गरीब था तब हम उस पर हमला भी करवा देते थे, लेकिन जब से वो अमीर हुआ है और जब से उसका बेटा रिधान सूर्यवंशी उसकी जिंदगी में वापस लौटा है, तब से तो उसके पास भी जाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन आपको तो पता है ना कि हमारे पास उसका सबसे बड़ा हथियार है और उस हथियार के सहारे हम उस पर वार कर रहे हैं। ये सुनकर लोकेश ने गुस्से के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि वो हथियार हमें ज्यादा दिन तक घर में छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि वो सब सामने आए और दुनिया उन्हें भला बुरा कहे और उन पर ठोके। ये सुनकर चिरंजीवी ने एक मुस्कुरा कर कहा, डैड, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसकी भी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द हम आशी को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी मैंने इतने सालों तक आशी के दिमाग में उनके खिलाफ जो जहर घोला है वो इतनी आसानी से नहीं मिटने वाला। ये सुनकर लोकेश के चेहरे पर भी एक खातिर मुस्कुराहट आ गया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, डैड, चिरंजीवी जी, खाने का वक्त हो गया है। उस आवाज को सुनते ही चिरंजीवी ने गुस्से के साथ कहा, लता, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब हम बात कर रहे हो तो तुम बीच में मत आया करो। गवार की गवार ही रहोगी। गेट पर खड़ी लता एकदम से डर गई और तुरंत अपना सर नीचे झुकाकर बोली, चिरंजीवी जी, मुझे माफ कर दीजिए। दादा, आप भी मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। पर जब भावना दीदी अपनी जिंदगी में खुश है तो क्या जरूरत है उनकी जिंदगी में ऐसे जहर घोलने की? और तो और हमारी आशी कोई इन सब में लाने की क्या जरूरत है? क्या हम उसे खुशी खुशी उसके परिवार में नहीं भेज सकते? मुझे लगता है कि आप सब सही नहीं कर रहे हैं। तभी अचानक से लता के चेहरे पर एक जोरदार चांटा पड़ा। लता लड़खड़ाए और तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ आम बात थी। चिरंजीव गुस्से से उसके बाल को पकड़ कर बोले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे डैड और मेरे बीच आकर बोलेगी? शायद अभी तक तुझे तेरी खुराक नहीं मिली है, चल तुझे बताता हूँ। ये कहते हुए वो उसे बालों से पकड़कर लगभग घसीटते हुए कमरे में लेकर चला गया और इधर लता बस रोती चिल्लाती रह गई। इधर दूसरी तरफ भावना और तन्मय दोनों ही इस वक्त सोफे पर बैठे हुए आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी भावना ने कहा, तन्मय, क्या कुछ पता चला हमारी बेटी कहाँ है? किसके साथ है? क्या कर रही है? किस जगह पर है? क्या कुछ भी पता चला? तन्मय ने अपना सरना में हिलाकर कहा, नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं पता चला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसके जवाब में भावना अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही डोर बेल बजी। ये सुनकर भावना ने नासमझी में कहा, इस वक्त कौन होगा? इसके जवाब में तन्मय ने कहा, शायद सारांश होगा। वो बिजनेस के लिए आउट ऑफ टाउन गया था, शायद वही वापस आया होगा। ये सुनकर भावना अपनी जगह से उठकर बोली, तो फिर मैं उसके लिए डिनर रेडी करवा देती हूँ, वो जरूर भूखा होगा। ये सुनकर तन्मय अपना साथ हिलाए और फिर एक नौकरानी ने जाकर दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खुलते ही रिधान जन्नत को लेकर अंदर की तरफ आया।
रिधान जन्नत को देखकर तन्मय और भावना दोनों हैरान हो गए और तन्मय ने हैरानी के साथ कहा, तुम दोनों इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? इसके जवाब में रिधान ने बिना किसी भाव के साथ कहा, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ इतनी जल्दी वापस क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं अपना हनीमून छोड़कर आया हूँ तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। ये सुनते ही तन्मय ने चिढ़कर कहा, हाँ मुझे पता है तुम अपना सो कॉल्ड हनीमून छोड़कर आए हो। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों आए हो ये जरूर बता दो। रिधान तिरछा मुस्कुराकर बोला, अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा टाइट फील कर रहा हूँ और मैं अभी अपनी बीवी के साथ कुछ प्राइवेसी के पल एंजॉय करना चाहता हूँ। ये सुनकर तन्मय ने दांत पीसते हुए भावना से कहा, तुम्हारे बेटे के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अपने बाप के सामने कैसी बातें कर रहा है? भावना ने मुंह बनाकर कहा, क्या ये बात आपको अब पता चल रही है? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बेशर्म है, लेकिन जैसा भी है मेरा बेटा है और मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है। रिधान बेटा जन्नत तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं अभी तुम दोनों के लिए डिनर भिजवाती हूँ। ये सुनकर रिधान हल्के से मुस्कुरा दिया और तन्मय की तरफ घूरते हुए बोला, आपको मॉम से कुछ सीखना चाहिए, डैड प्यार करना इसे कहते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ डांटते ही रहते हैं। ये कहकर वो सीधे कमरे में चला गया। इधर तन्मय दांत पीसते हुए बोला, तुम हरकतें ही ऐसा करते हो। तभी जन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा, डैड मॉम कैसे हैं आप दोनों? ये सुनकर भावना बोली, बेटा हम तो ठीक है, पर तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारा ये 3 दिनों का हनीमून कैसा रहा? भावना ने उसे छेड़ते हुए कहा तो जन्नत का चेहरा लाल हो गया। वो अपनी नजरें नीचे झुकते हुए बोली, मॉम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तभी भावना उसके पास आए और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, वैसे कहना नहीं चाहिए पर मेरे बेटे ने वाकई तुम्हारी हालत 3 दिनों में इतनी खराब कर दी है। देखो तो कितनी दुबली हो गई हो और तुम्हारे चेहरे पर कितना ज्यादा ग्लो आ गया है। पर तुम्हारे गर्दन पर ये बाइट मार्क्स काफी ज्यादा ताज़ा दिख रहे हैं। ये सब सुनकर अब जन्नत को समझ नहीं आई कि वो क्या बोले। उसने कभी भावना के मुंह से ये सब कुछ सुनना इमेजिन भी नहीं किया था। वो और भी ज्यादा शर्म से अपना सिर नीचे झुका ली। भावना उसे ऐसे शर्माते देख हंसते हुए बोली, ओह गॉड मेरी बेटी कितना ज्यादा शर्माती है। वैसे सच कहूँ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बेटे की बीवी बनोगी। मैंने तो यही सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से, वो भी बहुत अच्छे घर में करवाऊंगी, पर मुझे क्या पता था तुम हमारे घर की बहू बनकर रह जाओगी। पर सच कहूँ तो मुझे खुशी है, क्योंकि तुमने जिस तरह मेरे बेटे को संभाला है उसी तरह से शायद ही कोई दूसरी लड़की संभाल सकती थी। ये कहकर वो उसके माथे पर किसकी और बोली, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वाकई तुमने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। तुमने हमें माफ कर दिया, हमारे साथ वापस से रहने लगी, ये सब कुछ बहुत बड़ी बात है। पर तुम प्रेग्नेंट कब होगी? वेल अब बस जल्द से जल्द मुझे दादी बना दो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही अब जन्नत बिल्कुल शौक हो गई और शौक होकर भावना को देखती रह गई। एपिसोड 144 अब आगे। पर तभी तन्मय ने गुस्से के साथ कहा, भावना ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो अभी खुद बच्ची है और तुम उससे बच्चा चाहती हो। ये सुनकर भावना ने मुंह बनाकर कहा, अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, और ये बच्ची नहीं है, पूरे 19 साल की हो गई है। क्या आप भूल गए 19 साल में आपने भी मुझे माँ बना दिया था। रिधान से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सुनकर तन्मय ने चिढ़कर कहा, उसे पैदा करना ही मेरी गलती थी। काश मैं उस रात रुक गया होता तो ऐसा बेशर्म लड़का ना पैदा हुआ होता। ये सुनकर आप भावना का चेहरा लाल हो गया। वो तन्मय को जन्नत की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोली, यहाँ जन्नत खड़ी है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? जाए आप यहाँ से, मैं अपनी बेटी से बात कर लूंगी। इधर जन्नत को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि रिधान जो बेशर्म था वो अपने मॉम डैड की वजह से ही था। तभी तन्मय वहां से जाते हुए बोले, जन्नत बेटा तुम्हारी मॉम तुमसे कुछ भी कहती है उसे सुनना मत, उसे इग्नोर कर देना, जैसा कि तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही बकवास बातें करती है। ये सुनकर जन्नत धीरे से हंसते हुए बोली, ओके डैडी। ये कहकर वो वहां से चला गया। तो वही भावना ने मुंह बनाकर कहा, अपने डैडी की ज्यादा हाँ में हाँ मत मिलाओ, और मैं कोई बकवास बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे भी अब मेरा पोता या पोती चाहिए, क्योंकि अब तुम दोनों की शादी हो गई है और जैसा कि मैं देख रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश भी लग रहे हो, तो मुझे पोता या पोती देने में तुम दोनों का क्या जाता है। ये सुनकर एक बार फिर से जन्नत का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अभी अभी तो रिधान को समझना और जानना शुरू किया था और अभी से ही बच्चा वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने नर्वसनेस के साथ अपना सर नीचे झुका लिया।
तभी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझे अभी तुरंत बच्चा दे दो। अभी थोड़े वक्त के लिए तुम दोनों ही एंजॉय करो, पर हाँ मुझे ज़्यादा इंतजार मत करवाना क्योंकि मैं सच में दादी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया और उसने बस अपना सिर हिला दिया। तभी फिर भावना ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ आराम करो, वरना तुम्हारा पति यहाँ पर चला आएगा और मुझसे पूछेगा कि मैं उसकी बीवी से इतनी देर तक क्या बात कर रही थी। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा पजेसिव है। ये सुनकर जन्नत ने अपना सर हिलाया और फिर वो वहाँ से सीधे कमरे की तरफ चली गई। वो कमरे में आई तो उसके कान में वॉशरूम से शॉवर चलने की आवाज़ गई, जिसे सुनकर जन्नत ने खुद से कहा, शायद रिधान शॉवर ले रहे हैं। मैं काम करती हूँ, मैं अपने कमरे में जाकर शॉवर ले लेती हूँ। ये कहकर वो जैसे ही बाहर जाने को हुई, तभी वॉशरूम से रिधान की आवाज़ आई, क्या तुम कमरे में हो वाइफी? अगर तुम कमरे में हो तो क्या तुम मुझे टॉवल दे सकती हो? एक्चुअली मैं अपना बाथरोब और टॉवल लेना भूल गया। ये सुनकर जन्नत ने एक नज़र काउच की तरफ देखा जहाँ पर टॉवल रखा हुआ था। ये देखकर उसने कहा, रिधान आपसे तो गलती नहीं होती, फिर आज आपने कैसे गलती कर दी? वापस से रिधान ने कहा, क्या तुम मुझसे बकवास करने वाली हो या फिर मुझे टॉवल दोगी? ये सुनकर जन्नत ने रिधान को चिढ़ाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं आपको टॉवल नहीं दूंगी? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि रिधान सूर्यवंशी जैसे इतने ग्रेट इंसान से गलती कैसे हो सकती है। ये कहकर उसने टॉवल को उठाया और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जन्नत ने अपना हाथ अंदर बढ़ा दिया और बोली, ये लीजिए आपका टॉवल। ये कहकर वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाई तभी अचानक से एक लंबा हाथ बाहर आया और जन्नत दूसरे ही पल वॉशरूम के अंदर चली गई। रिधान ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझसे टॉवल मांगा था ना, तो फिर ये सब कुछ क्या है? ये कहते हुए जन्नत तुरंत रिधान को देखने लगी जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था और वो जिस कंडीशन में था उसे देखकर जन्नत की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और चेहरा लाल हो गया। पर रिधान ने उस टॉवल को शॉवर की तरफ पुश किया और खुद उसके करीब आते हुए बोला, तो अभी तुम बाहर क्या कह रही थी? जन्नत ने हकलाते हुए कहा, रिधान मैं तो लेकिन। तभी रिधान उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, क्या हुआ, तुम ठीक से बोल क्यों नहीं पा रही हो? क्या तुम मुझे अच्छे से देखना चाहती हो? वैसे अभी मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ओपन हूँ, तुम मुझे अच्छे से देख सकती हो जैसे तुम चाहो। ये सुनकर जन्नत ने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बोली, रिधान आप बहुत बेशर्म हैं और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपको टॉवल दे रही थी ना, तो फिर ये सब? तभी रिधान उसके गर्दन में अपने चेहरे को डालते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर वो सब कुछ करना है। ये सुनकर जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत घबराते हुए बोली, रिधान ये क्या बकवास है? आप पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ लगातार वो सब कुछ कर रहे हैं। आप एक दिन भी मुझे नहीं छोड़ते, दिन तो छोड़ो रात को भी नहीं छोड़ते। प्लीज रिधान मुझे अभी नहीं करना, प्लीज। लेकिन रिधान उसके गर्दन को सूंघते हुए बोला, क्या इस कंडीशन में मुझे देखकर भी तुम बहक नहीं रही हो? अगर तुम इस कंडीशन में मेरे सामने होती तो मैं बहुत पहले ही बहक चुका होता, लेकिन मैं तो तुम्हें पूरे कपड़ों में देखकर भी बहक जाता हूँ। वैसे अब मुझे इंतजार मत करवाओ और मेरे करीब आओ। ये कहकर उसने उसे कमर से अपने करीब किया और फिर उसके पूरे गर्दन को चूमने लगा। जन्नत को पता था कि वो ना तो रिधान को मना कर सकती थी और ना ही स्ट्रगल कर सकती थी, इसलिए वो बस अपनी आंखें बंद कर ली। शॉवर का पानी उन दोनों की बॉडी को बेकार रहा था, लेकिन रिधान इस वक्त अपने प्यार में जन्नत को पूरी तरह डुबोए जा रहा था। जन्नत की सिसकियां की और भारी सांसों की आवाज़ उस वॉशरूम में गूंजने लगी। जन्नत को अभी ठीक से याद नहीं होगा कि रिधान ने वॉशरूम में उसके साथ कितनी बार वो सब कुछ किया था। वो हद से ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन उसके थक जाने के बावजूद भी रिधान ने उसे नहीं छोड़ा और वो पता नहीं कितने घंटे तक लगातार उसके साथ वही वॉशरूम में ही वो सब कुछ करता रहा। और आखिर में जब जन्नत से वो सब कुछ टॉलरेट नहीं हुआ तो उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और फिर रिधान रुक गया। उसने जन्नत को देखा जिसके चेहरे पर भी हिसाब थकान था, लेकिन उसका चेहरा इस वक्त ग्लो कर रहा था। रिधान तिरछा मुस्कुराया और बोला, माय वीक वाइफी, तुम तो मुझे थोड़ा भी टॉलरेट नहीं कर पाती। अभी तो मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ था और तुम बेहोश हो गई। कोई बात नहीं, मैं कल फिर से तुम्हें इसी हालत में करूंगा। इसी के साथ उसने उसे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रिधान कमरे से बाहर निकला और फिर तभी भावना वहां पर आते हुए बोली, रिधान तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे तो लगा कि तुम दोनों सो गए हो।
मैं कुछ देर पहले तुम दोनों के लिए खाना लेकर आई थी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, पर तुम तो अभी भी जाग रहे हो। क्या जन्नत भी जाग रही है? क्या मैं उसके लिए खाना लेकर आऊं? तभी रिधान ने कहा, नहीं मॉम, वो सो रही है, आपको उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भावना ने एक नज़र कमरे के अंदर देखा जहां पर ब्लैंकेट से लिपटी जन्नत काफी सुकून से सो रही थी। उसे देखकर भावना मुस्कुराए और रिधान से बोली, रिधान बेटा, थैंक यू सो मच मेरी बेटी का इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैंने सच में सोचा नहीं था कि तुम जन्नत का कैसे ध्यान रखोगे, उसे ऐसे प्यार करोगे। बस उसका कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। तुम्हें अच्छे से पता है कि उसे दुनियादारी के बारे में नहीं पता, इसलिए प्लीज उसका हमेशा ख्याल रखना। रिधान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपको ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला हूँ। ये सुनकर भावना मुस्कुरा दी। रिधान स्टडी रूम की तरफ चला गया और इधर भावना वापस से नीचे चली आई। अगली सुबह अपार्टमेंट में जब आशी की आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेले पाया। आशी के दिमाग में पिछली रात की सारी बातें चलने लगी। उसका चेहरा ना चाहते हुए भी लाल हो गया। उसने अपने चेहरे को पकड़ते हुए कहा, ओ गॉड, ये कैसी फीलिंग है, जबकि मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए। वो मेरा कजन है और मैं अपनी कजन के लिए ऐसी चीज फील नहीं कर सकती। मैं क्या करूं भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे उन गलतियों की सजा दे रहे हैं जो मैंने जन्नत के साथ किया था, जो मैंने जन्नत को मारने की कोशिश की थी? क्या इसलिए आप मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं? कहते हैं कि कर्म लौट कर आता है, तो क्या शायद इसलिए आप मुझे ऐसी हालत में धकेल रहे हैं? मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। प्लीज अब मुझे इन सब से बाहर निकाल दीजिए। मैं अब सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे कोई बदला नहीं लेना, किसी से कोई दुश्मनी नहीं निभाई, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं बस अकेले कहीं दूर चली जाऊंगी। वो ये सब कुछ कहा ही रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर उसने खुद से कहा, क्या सारांश अभी तक गया नहीं? मुझे तो लग रहा था कि वो चला गया होगा। मुझे सारांश से अच्छे से बात करनी ही पड़ेगी। ये कहते हुए वो तुरंत बेड से उतरी और सीधे बाहर की तरफ बढ़ गई। उसे किचन से आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसने कहा, सारांश भी ना जरूर मेरे लिए नाश्ता बना रहा होगा, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये सब कहते हुए वो जैसे ही किचन एरिया की तरफ आई, किचन में खड़े इंसान को देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गई और दूसरे ही पल उसके मुंह से निकला, रिधान सूर्यवंशी। किचन में खड़ा रिधान उसकी आवाज से तिरछा मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल सिस्टर। ये सुनते ही आशी ने गुस्से और हैरानी के साथ कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बिना मेरे परमिशन के घुसने की, और तो तुम मेरे किचन में क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वो गुस्से से अंदर आई तो रिधान मुस्कुरा कर बोला, व्हाट हैपन, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आई? और शायद तुम भूल रही हो, मैं रिधान सूर्यवंशी हूँ। मेरा किसी के घर में घुसना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं जब यहाँ आया तो मुझे भूख लगी थी। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी लिटिल सिस्टर के लिए और खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाया जाए, सो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। जहाँ तक मुझे पता है तुम मेरी बहन हो, इसलिए जो मुझे पसंद होगा वही तुम्हें भी पसंद होगा। ये सुनकर आशी ने बहुत ही गुस्से के साथ ब्रेकफास्ट की तरफ देखा और वो देखकर हैरान थी। उसने मन में कहा, ओ माय गॉड, क्या सच में मेरी पसंद और मेरे दुश्मन भाई की पसंद बिल्कुल एक जैसी है? इसलिए तो मेरा फेवरेट ही ब्रेकफास्ट बनाया है। मुझे बटर सैंडविच और मिक्सड वेजिटेबल सूप बहुत पसंद है और उसने वही बनाया है। तभी रिधान उसकी तरफ आया और टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, व्हाट हैपन लिटिल सिस्टर, तुम क्या सोच रही हो? वैसे अगर तुम ब्रेकफास्ट की तारीफ मन में कर रही हो तो खुलकर कह सकती हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही आशी ने दांत पीसते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, किसने कहा कि मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट की तारीफ कर रही हूँ? बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं तुमने जहर तो नहीं मिलाया है, क्योंकि वैसे भी तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो। ये सुनकर रिधान ने सीरियस आवाज में कहा, दुश्मन तुम मुझे समझती हो? मैंने तुम्हें अपना कभी दुश्मन नहीं समझा, और अगर तुमने मेरी बीवी को जान से मारने की कोशिश ना की होती तो मैं कभी तुम्हें तकलीफ भी न पहुंचाता, क्योंकि हम दोनों ब्लड रिलेटेड हैं। तुम मेरी रियल बहन हो और जो मुझसे खून से जुड़ा होता है मैं उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाता। वेल, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो तुम हो जो हमें दुश्मन समझती है। ये कहकर वो सीधे जाकर हेड चेयर पर बैठ गया और वही ये सब कुछ सुनकर आशा बिल्कुल खामोश रह गई। वो रिधान को देखने लगी जो बहुत ही आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था। पता नहीं क्यों पर आशी को इस वक्त बहस करना ठीक नहीं लगा। वो अपना सिर नीचे झुका ली और गहरी सांस लेकर बोली,
आज से तुमने खुद कहा है कि तुम्हें कोई बदला नहीं लोगे, कोई दुश्मनी नहीं करोगी, तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। और वैसे भी मुझे भूख तो लगी है, और मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन पहली बार मेरे खुद के इक्डू और खलूस भाई ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तो मैं इसे मिस नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो ना चाहते हुए भी हल्की से मुस्कुराए और सीधे वॉशरूम में चली गई। रिधान उसे जाते देख तिरछा मुस्कुरा दिया। इधर दूसरी तरफ जन्नत सुबह सुबह नीचे आते हुए आसपास देखकर बोली, मॉम रिधान कहाँ चले गए? क्या वो इतनी सुबह ऑफिस चले गए? ये कहते हुए वो डाइनिंग एरिया तरफ आई, तो इसके जवाब में भावना ने कहा, ऑफिस का तो नहीं पता, पर वो सुबह सुबह ही कहीं चला गया था। जहां तक मुझे पता है वो ऑफिस 7 बजे जाता है, पर जब मैंने उसे घर से बाहर जाते देखा तो 5 रहे थे। ये सुनकर जन्नत ने ना समझी में कहा, क्या उन्होंने कुछ बताया नहीं? भावना ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी जन्नत ने मन में कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं भी जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ, जिससे कि मैं अपना काम कर सकूं। उसने ये सोचते हुए भावना से कहा, मोम, मैं अपनी फ्रेंड अनु से मिलने जा रही हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा और मैं ब्रेकफास्ट भी उसके साथ ही कर लूंगी, आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। ये कहकर वो बिना भावना के आगे कोई बात सुने जल्दी से वहां से बाहर चली गई। इधर भावना ना समझी में उसे जाते हुए देखते रह गई। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।